मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन के हम लोग शुरुआत करेंगे। और जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप लोगों से निवेदन करूंगा सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि बाकी साथियों तक ये सेशन पहुंच सके, बाकी साथी जुड़ सके, उनके लिए भी सेशन हेल्पफुल हो सके। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहा करे। तो टेट के यूपी टेट के पेपर 2 को ध्यान में रखते हुए हम लोग एसएसटी के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले प्रश्नों को करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को करने वाले हैं, साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के प्रश्नों पर आधारित कुछ नए प्रश्नों को भी करने वाले हैं, जो कि एग्जाम में के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ऐसे प्रश्नों को करने वाले हैं जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं और जिनके पूछे आने की संभावना सबसे अधिक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वाला सेशन होने वाला है। यूपी टेट के पेपर 2 को ध्यान में रखते हुए हम लोग एसएसटी के प्रश्नों को करने वाले हैं। जो प्रश्न है पूरी तरीके से एनसीईआरटी बेस्ड होने वाले हैं, जो कि आपके सीटेट और गेस्टेट के एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि प्रश्नों का जो आधार है वो एनसीईआरटी है। तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो पहले प्रश्न के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण चक्र के द्वारा हुआ है? तो पहले प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? पहले प्रश्न का आंसर करेंगे। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण चक्र के द्वारा हुआ है? संबोधि है, महाभिनिष्क्रमण है, प्रथम उपदेश है, या फिर निर्माण है? पहले प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे छह भाई बहन। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण चक्र के द्वारा हुआ है? ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। संबोधि है, महाभिनिष्क्रमण है, पहला उपदेश है, या फिर निर्माण है? क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो देखो, महाभिनिष्क्रमण अगर हम लोग बात करें तो महाभिनिष्क्रमण किसे कहा गया है? तो आप कहेंगे गृह त्याग की घटना को। ठीक है, गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। 29 वर्ष की आयु में ये अपना घर छोड़ देते हैं, अपने अपने घर का परित्याग कर देते हैं 29 वर्ष की आयु में, और इसको बौद्ध ग्रंथों में, बौद्ध साहित्यों में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। पहला उपदेश इन्होंने कहाँ पर दिया है? तो पहला उपदेश जो है इन्होंने सारनाथ में दिया है। और पहले उपदेश को क्या कहा जाता है? पहले उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। महात्मा बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया है उसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। और ये पहला उपदेश महात्मा बुद्ध ने कहाँ पर दिया है? तो आप कहेंगे सारनाथ में दिया है। ठीक है, निर्माण की अगर हम लोग बात करें, महापरिनिर्वाण, तो महापरिनिर्वाण जो है वो इनकी मृत्यु को कहा गया है। और महात्मा बुद्ध की मृत्यु जो है वो कुशीनारा में होती है। ठीक है, कुशीनारा, कुशीनगर में इनकी मृत्यु होती है। मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, संबोधि का तात्पर्य ज्ञान प्राप्ति से है। संबोधि का तात्पर्य ज्ञान प्राप्ति से है, जो कि इनको कहाँ पर? तो जो कि बोध गया में है ना, बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। और पीपल का वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, और निरंजना नदी है। पीपल का वृक्ष, निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति होगी। ज्ञान प्राप्ति को संबोधि कहा गया। आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण चक्र के द्वारा हुआ है? आप कहेंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, पहला उपदेश। पहला जो उपदेश महात्मा बुद्ध ने दिया है सारनाथ में, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है, इसका चित्रण चक्र के द्वारा किया गया। पहले प्रश्न का ऑप्शन संख्या सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की तरफ। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसकी पुष्टि किस अभिलेख से होती है? किस अभिलेख से पता चलता है? किसके अभिलेख से पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? इसकी जानकारी किसके अभिलेख से होती है? अशोक है, समुद्रगुप्त है, हर्ष है, पुलकेशिन द्वितीय है। दूसरे प्रश्न का आंसर करेंगे। और जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़ते चल रहे हैं, सभी से निवेदन करूंगा एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि बाकी साथियों तक ये सेशन पहुंच सके, बाकी साथी जुड़ सके, बाकी साथियों के लिए ये क्लास हेल्पफुल हो सके। चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहा करे। एनसीईआरटी बेस्ड हम लोग प्रश्नों को करने वाले हैं, और ये जो प्रश्नों की जो श्रृंखला है ये आपके टेट के एग्जाम के लिए, सीटेट के एग्जाम के लिए, एसटेट के लिए एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। एनसीईआरटी बेस्ड सारे प्रश्न हम लोग आज के सेशन में कर रहे हैं। बताएंगे क्या आ जाएगा?
तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था और इसकी जानकारी अशोक के अभिलेख से मिलती है। और अगर आपसे पूछा जाए अशोक का कौन सा अभिलेख है तो आप कहेंगे रुम्मिनदेई अभिलेख। ठीक है, कौन सा? तो अशोक का रुम्मिनदेई अभिलेख है, आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोक का ये रुम्मिनदेई अभिलेख है। इस अभिलेख से दो चीजों की जानकारी ये होती है, एक तो ये जानकारी होती है कि महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हो रहा है, और दूसरी जो इस रुम्मिनदेई अभिलेख से जानकारी होती है वो यह है कि अशोक ने अपने शासन काल के 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी। तो अशोक ने अपने शासन काल के 20वें वर्ष लुम्बिनी ग्राम की यात्रा की थी। इसकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? लुम्बिनी की यात्रा की थी, इसकी जानकारी भी रुम्मिनदेई अभिलेख से प्राप्त होती है। साथ ही साथ ये भी जानकारी प्राप्त होती है कि महात्मा बुद्ध का जन्म है वो लुम्बिनी में हुआ था। और आपको ध्यान रखना है कि अशोक ने जब अपने शासनकाल के 20वें वर्ष जब लुम्बिनी की यात्रा की थी तो लुम्बिनी को कर मुक्त ग्राम भी घोषित कर दिया था, टैक्स फ्री घोषित कर दिया था, लुम्बिनी को कर मुक्त ग्राम घोषित कर दिया था। इस बात को भी आपको ध्यान रखना। तो ये सारी जानकारियां कहाँ से? अशोक के रुम्मिनदेई अभिलेख से मिलती है। और रुम्मिनदेई अभिलेख जो है ये अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है। रुम्मिनदेई अभिलेख जो है ये क्या है? तो ये सबसे छोटा अभिलेख है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर भाई बात? तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए आंसर कर देंगे, अशोक हो जाएगा। आगे आ जाए अगले प्रश्न की तीसरी जो है अगला प्रश्न। तीसरे प्रश्न का आंसर करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, राज्य स्तर की कई परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है, बार बार ये प्रश्न पूछा गया है। प्रागैतिहासिक चित्रकला के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? अमरावती से, सांची से, भीमबेटका से, या फिर बाघ की गुफाओं से। तीसरे प्रश्न का आंसर कर देंगे। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो प्रागैतिहासिक चित्रकला के प्रमाण आपको कहाँ से मिलते हैं? तो आप कहेंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, भीमबेटका से प्राप्त होते हैं। ठीक है, कहाँ से? तो भीमबेटका कहाँ पर है? भीमबेटका बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। ठीक है, कहाँ पर? तो भीमबेटका जो है ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है, आपको याद रखना है। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। यहाँ से हमें पाषाण कालीन प्रागैतिहासिक का जो काल के मानव के द्वारा बनाए गए चित्र प्रमाण होते हैं। और भीमबेटका की गुफाओं को 2003 में विश्व विरासत स्थल में भी शामिल किया गया। भीमबेटका की जो गुफाएं हैं, यहाँ से प्राप्त जो प्रागैतिहासिक काल के चित्र हैं, जो चित्रकला है, इन्हें यूनेस्को के द्वारा 2003 में विश्व विरासत स्थल में भी शामिल किया गया है। आपको याद रखना 2003 में भीमबेटका के प्रागैतिहासिक चित्रकला को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है और यहाँ से हमें प्रागैतिहासिक काल के पाषाण कालीन के मानव के गुफा चित्र के चित्रकला के प्रमाण मिलते हैं। ऑप्शन संख्या सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे आ जाए अगले प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की है? देवेंद्र नाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, एमजी रानाडे, आत्माराम पांडुरंग। बताएंगे, बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है, बहुत ही शानदार वाले प्रश्नों को हम लोग कर रहे हैं। सारे प्रश्न एनसीईआरटी बेस्ड हैं और ये जितने भी प्रश्न हम लोग कर रहे हैं, तो आप राज्य स्तर पर किसी भी परीक्षा को देने वाले हैं, किसी भी परीक्षा में आप शामिल हो रहे हैं, आप टेट से लेकर के सीटेट, एसटेट या अन्य एक दिवसीय एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आत्मीय सभा की स्थापना कब होती है? सबसे पहले तो आपसे यही प्रश्न बन जाता है, तो क्या कहेंगे? तो आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में हो रही है। ठीक है, 1815 में होगी। कौन करेंगे? तो आप कहेंगे राजा राम मोहन राय करेंगे। आत्मीय सभा की स्थापना कौन करेंगे? आप कहेंगे 1815 में राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा की स्थापना करते हैं। राजा जी की बात करें, इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना भी की है। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना भी की है राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ही 1829 में सती प्रथा को बैन करने का काम किया जाएगा। 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। धारा कौन सी है? धारा आपसे पूछ ले तो धारा आप कहेंगे 17। धारा 17 से 1829 में सती प्रथा को बैन कर दिया जाएगा राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना कर रहे हैं। 1825 में वेदांत सभा की स्थापना भी कर रहे हैं।
आपको याद रखना है वेदांत सभा की स्थापना भी की थी किसने, राजा राम मोहन राय ने की थी। कब की थी, 1825 में। 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना कर रहे हैं। राजा की उपाधि इनको किसने दी थी, राजा की उपाधि आपसे पूछा जाए किसने दी थी तो आप कहेंगे मुगल बादशाह है अकबर द्वितीय। मुगल बादशाह हैं अकबर द्वितीय जिन्होंने इनको राजा की उपाधि दी थी, ये भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन संख्या बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न किसके किसके वायसराय काल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी। बताएंगे कौन सा वायसराय है जिसके काल में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई है। ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और ये सारे प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो हम लोग पहले कर चुके हैं। ये सारे प्रश्न ऐसे हैं जो हम लोग पहले कर चुके हैं और ये सारे प्रश्न आपके यूपी टेट के पेपर 2 में पूछे गए हैं। और क्योंकि सारे के सारे प्रश्न एनसीईआरटी बेस्ड हैं, ये आपके अन्य एक दिवसीय एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या जाएगा बताएंगे, तो किस वायसराय के काल में राजधानी परिवर्तन हुई है। राजधानी परिवर्तन कब होगी तो आप कहेंगे 1911 में राजधानी परिवर्तन की घोषणा की जाएगी। 1911 में क्या होगा, तो 1911 में राजधानी परिवर्तन की घोषणा होगी। और लागू कब किया जाएगा, राजधानी कब बनेगी, तो आप कहेंगे 1912 में। ठीक है, क्या होगा, तो 1911 में राजधानी परिवर्तन की घोषणा की गई। और राजधानी दिल्ली राजधानी कब बनेगी, तो आप कहेंगे 1912 में। किसके समय में हो रहा है, तो आप कहेंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय हो जाएंगे। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में जो 1911 में कलकत्ता से दिल्ली राजधानी परिवर्तन की घोषणा की जाएगी, 1912 में दिल्ली को राजधानी बनाया जाएगा। इन्हीं के समय में आपको याद रखना है 1911 में और क्या हुआ था, तो बंगाल विभाजन रद्द भी हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था, तो बंग भंग जो है, बंगाल विभाजन जो है, इसको 1911 में रद्द भी किया गया था, आपको याद रखना। इन्हीं के समय में लॉर्ड हार्डिंग के समय में 1911 में दिल्ली दरबार लगता है। 1911 में दिल्ली दरबार लगता है और इसी दौरान इंग्लैंड के राजा का नाम क्या है, तो आप कहेंगे जॉर्ज पंचम। इंग्लैंड के राजा है जॉर्ज पंचम अपनी पत्नी के साथ भारत आते हैं 1911 में। इन्हीं के सम्मान में दिल्ली दरबार लगेगा जहां पर बंगाल विभाजन को रद्द किया जाएगा, राजधानी परिवर्तन की घोषणा की जाएगी और 1912 में दिल्ली को राजधानी बनाया जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। आगे आ जाए अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था। तो आज ही हम लोगों ने डिस्कस किया है इस प्रश्न को कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी है ना। आज ही के सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया। क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने। अकबर द्वितीय मुगल बादशाह है जिन्होंने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की। ऑप्शन संख्या डी आंसर करिएगा। अगले प्रश्न की तरफ आएंगे। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ है। देखो, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम की बात करें तो इस अधिनियम के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण प्रयास है वो किसके द्वारा किया गया है, तो सबसे महत्वपूर्ण प्रयास जो है वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा किया गया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा सबसे महत्वपूर्ण प्रयास किया गया, आपको याद रखना है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास हुआ है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। आपसे पूछा जा रहा है कब ये जो है अधिनियम बना है, ये आपको बताना है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की आपको 2 किताबें याद रखनी है। एक आपको सोम प्रकाश, आपसे कई बार पूछा गया है सोम प्रकाश जो है ये किसकी रचना है, आप कहेंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर की है। और दूसरा अगर हम लोग बात करें तो आप कहेंगे बहुविवाह। ठीक है, क्या है, तो दूसरा जो है वो है बहुविवाह। तो बहुविवाह जो है ये भी इन्हीं की पुस्तक का नाम है। ठीक है, तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है ये 1856 में 1856 में पास हो रहा है। किसके प्रयासों से, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर की 2 आपको रचनाएं देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी, एक आप कहोगे सोम प्रकाश और एक आप कहेंगे बहुविवाह। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाए अगले प्रश्न की तरफ। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हो रही है, क्या कहेंगे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है ये 1600 में हो रही है ना। 1600 में एक चार्टर एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो रही है और पूर्व के देशों के साथ 15 वर्षों के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है, बताएंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हो रही है तो मुगल बादशाह कौन है।
क्या हो जाएगा बताएंगे। देखिए शेरशाह सूरी की अगर हम लोग बात करें तो शेरशाह सूरी का जो समय है वो है 1540 से लेकर के 1545 तक। ठीक है, ये शेरशाह सूरी का समय है। औरंगजेब की बात करें, औरंगजेब का जो समय है ये है 1658 से लेकर के 1707 का, ये औरंगजेब का समय है। जहांगीर की बात करें, जहांगीर का जो समय है वो आप कहेंगे 1605 से लेकर के 1627 तक जहांगीर का समय है। अकबर की बात करें, अकबर का समय क्या है, आप कहेंगे 1556 से लेकर के 1605 का अकबर का समय है। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हो रही है, आप कहेंगे 1600 में। तो आप आसानी से बता सकते हो कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई है इस समय मुगल बादशाह कौन रहे होंगे, तो आप कहेंगे अकबर है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हो रही इस समय मुगल बादशाह कौन है, क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे अकबर है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आ जाए अगले प्रश्न की तरफ। शेख निजामुद्दीन औलिया इनमें से किस सूफी संत के शिष्य थे। निजामुद्दीन औलिया की हम लोग बात करें तो ये किस सूफी संत के शिष्य थे, आपको बताना है। निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया का नाम हम लोग कई कई संदर्भों में याद रखते हैं। जैसे निजामुद्दीन औलिया का नाम हम लोग कई संदर्भों में याद रखते हैं, जैसे कौन कौन से संदर्भ हैं। एक तो आपको याद रखना है कि निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही भी कहा जाता था। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है कि किस सूफी संत को महबूब ए इलाही के नाम से जानते हैं, तो आप कहेंगे निजामुद्दीन औलिया। दूसरा आपको याद रखना है कि निजामुद्दीन औलिया जो है इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट भी है, हनोज दिल्ली दूरस्त, हनोज दिल्ली दूरस्त, दिल्ली दूर है, दिल्ली अभी दूर है। तो ये इनका स्टेटमेंट था और ये इन्होंने किसके लिए कहा था, तो आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे गयासुद्दीन तुगलक के लिए कहा था, है ना, गयासुद्दीन तुगलक के लिए कहा था। ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इनका ये स्टेटमेंट है। हमेशा आपसे पूछा जाता है किसके लिए कहा गया, किसने कहा गया, किसने कहा है, तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा है हनोज दिल्ली दूरस्त, दिल्ली दूर है, दिल्ली अभी दूर है, गयासुद्दीन तुगलक के लिए कहा था। और महबूब इलाही के नाम से इनको जानते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि ये किसके शिष्य थे, तो बताएंगे क्या आ जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या आ जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या आ जाएगा, क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, बाबा फरीदुद्दीन गजे शंकर, है ना, गजे शकर, क्या आ जाएगा, बाबा फरीदुद्दीन गजे शकर, क्या आ जाएगा, ऑप्शन संख्या बी आंसर हो जाएगा, बाबा फरीद के ये शिष्य थे। ठीक है, क्या आ जाएगा, तो बाबा फरीद के ये शिष्य थे। और आपको याद रखना है ये चिश्ती सिलसिले से संबंधित है। ठीक है, कौन से, तो चिश्ती सिलसिले से संबंधित है, याद रखेंगे कौन से, चिश्ती सिलसिले से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो बी आंसर हो जाएगा। आगे आ जाए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, इन बादशाहों में से किसे कलंदर के नाम से जाना जाता है, बाबर है, हुमायूं है, अकबर है, शाहजहां है। तो पिछले सेशन में भी हम लोगों ने इस प्रश्न को किया था, पिछले सेशन में भी हम लोगों ने इस प्रश्न को किया था, बताएंगे क्या आ जाएगा। तो इन बादशाहों में से किसे कलंदर के नाम से जानते हैं, आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है, बाबर है, हुमायूं है, अकबर है या फिर शाहजहां है, तो आप कहोगे बाबर है। बाबर की उदारता के लिए बाबर को कलंदर कहा गया था। बाबर जो है ये 1483 में अगर हम लोग बात करें तो इनका जन्म हो रहा है, 1483 में इनका जन्म हो रहा है। 1494 में 11 वर्ष की आयु में जो है ये क्या कर रहे हैं, ये फरगना की गद्दी पर बैठते हैं, राजा बनते हैं। और फिर आगे चल करके ये भारत पर आक्रमण करेंगे। भारत पर इनका आक्रमण आपको 1526 में पानीपत का पहला युद्ध, फिर 1527 में खानवा का युद्ध, 1528 में चंदेरी का युद्ध, 1529 में घाघरा या अफगानों का युद्ध और 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ, ये मान के चलता हूँ कि आपको इन सारी युद्धों की जानकारी होगी। 1526 में पानीपत का युद्ध लड़ रहे हैं, 1527 में खानवा का युद्ध लड़ रहे हैं, 1528 में चंदेरी का युद्ध लड़ रहे हैं, 1529 में घाघरा या अफगानों का युद्ध लड़ रहे हैं, 1530 में इनकी मृत्यु हो जाएगी। पहले इन्हें आगरा के आराम बाग में दफनाया जाएगा, पहले इन्हें आगरा के आराम बाग में दफनाया जाएगा और फिर इनको यहाँ से निकाल करके काबुल लेकर के जाते हैं और काबुल में इनको दफन कर देते हैं, काबुल में इनको दफना दिया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। बाबर ने अपनी आत्मकथा भी लिखी थी, तुजुक ए बाबरी, बाबर ने अपनी आत्मकथा भी लिखी थी जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है तुजुक ए बाबरी।
तुजुक ए बाबरी बाबर की आत्मकथा का नाम है, जो कि इन्होंने तुर्की भाषा में लिखी थी। ठीक है, तुजुक ए बाबरी बाबर की आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, जिसको इन्होंने तुर्की भाषा में लिखा था। बाबर को कलंदर के नाम से भी जाना जाता था इसकी उदारता के लिए। आगे आ जाए अगले प्रश्न की तरफ। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या का ह्रास हुआ है? 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या का ह्रास हुआ है, किस राज्य में जनसंख्या की कमी हुई है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या का ह्रास हुआ है, जनसंख्या की कमी हो रही है? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मणिपुर में, नागालैंड में। क्या हो जाएगा, क्या कहेंगे, कहाँ पर जनसंख्या का ह्रास हो रहा है? आप कहेंगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, नागालैंड में। ठीक है, नागालैंड की हम लोग बात करें, नागालैंड राज्य की स्थापना कब हो रही है? आप कहोगे 1963 में, 1963 में नागालैंड राज्य की स्थापना हो रही है। और नागालैंड के संदर्भ में आपको ध्यान रखना है कि जो नागालैंड है, यहाँ पर दिसंबर के महीने में हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है। ये भी आपसे पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे हमेशा पूछा जाता है हॉर्नबिल उत्सव। हॉर्नबिल उत्सव कब मनाते हैं, कहाँ मनाते हैं? तो आप कहेंगे दिसंबर के फर्स्ट वीक में मनाते हैं, नागालैंड में मनाते हैं। नागालैंड की स्थापना 1963 में 1963 में हो रही है। और 2011 की जनगणना के अनुसार नागालैंड में जनसंख्या का ह्रास हुआ है, जनसंख्या में कमी हुई है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक, आगे आ जाए अगले प्रश्न की तरफ। हैदराबाद नदी पर स्थित है। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? हैदराबाद जो है ये तेलंगाना राज्य की राजधानी है। हैदराबाद किसकी राजधानी है, आप क्या कहेंगे? तो हैदराबाद जो है ये तेलंगाना राज्य की राजधानी है। और तेलंगाना जो है ये एक नया राज्य कब बना है? तेलंगाना 2 जून 2014 को एक नया राज्य बना है, आंध्र प्रदेश से अलग होकर के। तेलंगाना 2 जून 2014 को एक नया राज्य बना है, आंध्र प्रदेश से अलग होकर के। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। और हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे है? मूसी है, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है। आप कहेंगे मूसी नदी है। ठीक है, कौन सी? आप कहेंगे मूसी नदी है, ऑप्शन संख्या ए आंसर हो जाएगा। हैदराबाद कौन सी नदी किनारे? आप कहेंगे मूसी नदी के किनारे, ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। आगे आ जाए अगले प्रश्न की तरफ। कोयला एक उदाहरण है आग्नेय सेल का, औषधि सेल का, रूपांतरित सेल का, इनमें से कोई नहीं। तो कोयला किसका उदाहरण है? चलिए जल्दी से सारे मेरे भैया लोग आंसर करेंगे। कोयला किसका उदाहरण है, क्या कहेंगे? कोयला किसका उदाहरण है, क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स का, अवसादी चट्टानों का उदाहरण है। कोयला किसका? तो आप कहेंगे अवसादी सेल का उदाहरण है, ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। कोयले के संदर्भ में आपको और भी ध्यान रखना है कि जो कोयला है ये ऊर्जा का क्या है? तो ये ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। ठीक है, क्या है? तो ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। एक तो ये ध्यान रखना है, कोयला क्या है? तो ये आप कहेंगे ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। और दूसरी चीज आपको याद रखना है कि जो कोयला है ये ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। अनवीकरणीय मतलब अगर ये समाप्त हो जाएगा तो फिर इसको दोबारा प्राप्त करने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाएंगे। तो परंपरागत स्रोत है, साथ ही साथ अनवीकरणीय, याद रखेंगे। ठीक है, आगे आ जाए अगले प्रश्न की तरफ। वे दो ग्रह जिनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है, क्या हो जाएगा? कौन से सौर मंडल में कौन से दो ग्रह हैं जिनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है, क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, बुध और शुक्र हो जाएगा। मरकरी और वीनस, ये दो ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। और यही कारण है कि इनको निकृष्ट ग्रह भी कहा जाता है। इनको क्या करते हैं? इनको निकृष्ट ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि इनके कोई भी उपग्रह नहीं है। निकृष्ट ग्रह के रूप में इनको जाना जाता है, ऑप्शन संख्या बी। बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। अगले प्रश्न पर, लक्षद्वीप समूह स्थित है, बताएंगे कहाँ पर? तो लक्षद्वीप की अगर हम लोग बात करें तो ये अपना प्यारा भारत है। अगर हम लोग अपने प्यारे भारत की बात कर ले तो ये अपना प्यारा भारत है ना। और यहाँ पर हम लोग बात करें तो इस तरफ आपको लक्षद्वीप समूह देखने को मिलेंगे। ये लक्षद्वीप समूह कहाँ पर है, क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, अरब सागर वाले क्षेत्र में। ठीक है, कहाँ पर? तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे? तो ये अरब सागर वाले क्षेत्र में आपको लक्षद्वीप समूह देखने को मिलेंगे। लक्षद्वीप समूह को प्रवालीय द्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इनका निर्माण मूंगा चट्टानों से हुआ है। तो लक्षद्वीप को प्रवालीय द्वीप भी कहते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से, दोनों ही दृष्टि से ये सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से, दोनों ही दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन साक्षरता की दृष्टि से अगर हम लोग बात करें तो साक्षरता की दृष्टि से लक्षद्वीप जो है ये शीर्ष पर है ना। साक्षरता की दृष्टि से अगर हम लोग बात करें तो लक्षद्वीप
केंद्र शासित प्रदेशों में टॉप पर है, शीर्ष पर है। क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। प्रवालीय द्वीप माना जाता है क्योंकि इसका निर्माण माना जाता है मूंगा चट्टानों से हुआ है। अरब सागर में स्थित है। और आपको 9 डिग्री चैनल भी याद रखना है। 9 डिग्री चैनल जो है ये किसके किसके बीच है? 9 डिग्री चैनल अगर हम लोग बात करें तो 9 डिग्री चैनल किसके किसके बीच है? क्या कहेंगे? 9 डिग्री चैनल किसके किसके बीच है? तो आप कहेंगे मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच। ठीक है, किसके किसके बीच? तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच आपको 9 डिग्री चैनल देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन संख्या सी आंसर है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? चलिए जल्दी से सारे मेरे भैया आंसर करेंगे। किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? चलिए जल्दी से बताएं क्या हो जाएगा। भूमध्य सागरीय क्षेत्र, भूमध्य रेखीय क्षेत्र, सवाना क्षेत्र या फिर टुंड्रा क्षेत्र। 16वें प्रश्न का आंसर करेंगे। और जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़े हैं, जितने लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया, आपसे निवेदन करूंगा सेशन को लाइक और शेयर भी कीजिए ताकि आपके जैसे बाकी साथी भी जुड़ सके, उनके लिए भी सेशन हेल्पफुल हो सके। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहा करें। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, भूमध्य सागरीय क्षेत्र को। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो विश्व का फलोद्यान किसे कहते हैं? क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे भूमध्य सागरीय क्षेत्र को। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए आंसर हो जाएगा। आगे आ जाए अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से संसार की छत किसे कहते हैं? ये सारे प्रश्न, सारे के सारे प्रश्न कंप्लीट एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं। एनसीईआरटी बेस्ड सारे प्रश्न है। और क्योंकि आपको पता है आज के समय में सारे एग्जाम का बेस क्या है? एनसीईआरटी। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, छोटे से लेकर के बड़े तक, सभी एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जिन पुस्तकों को आपको पढ़ने की सलाह दी जाती है, उनमें सबसे पहला नंबर एनसीईआरटी का होता है। और यही कारण है कि ये सारे प्रश्न आपको, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे वहां पर आपको ये सारे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। प्रश्न क्यों देखने को मिल जाएंगे? क्योंकि सारे प्रश्न एनसीईआरटी से लिए गए। एनसीईआरटी बुक्स का अध्ययन करना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस प्रश्न का आंसर करेंगे, संसार की छत किसे कहते हैं? क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे पामीर के पठार को। ठीक है, किसको? ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो सी आंसर करेंगे, पामीर के पठार को या तिब्बत के पठार को जो है ये विश्व की, संसार की छत कहा जाता है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो सी आंसर करिएगा। बड़ा ही अच्छा सा और ये इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है। आगे आ जाए, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे। देखो ये है अफ्रीका महाद्वीप। अगर हम लोग अफ्रीका महाद्वीप की बात कर लें, है ना, तो कुछ इस तरीके से आपको अफ्रीका महाद्वीप का मैप देखने को मिलेगा। और इस अफ्रीका महाद्वीप में इस तरफ अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपको क्या है? यहाँ पर आपको विश्व के सबसे बड़े मरुस्थल को देखने को मिल जाएगा, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है सहारा, है ना। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल फैला है। कौन सा मरुस्थल है? तो आप कहेंगे सहारा मरुस्थल। ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ध्यान रखिएगा, जो उत्तरी अफ्रीका में फैला है। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? सी आंसर करेंगे। ठीक, कालाहारी मरुस्थल की बात करें तो कालाहारी मरुस्थल यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और बोत्सवाना में, यहाँ पर आपका कालाहारी मरुस्थल फैला है 3 देशों में, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना में। गोबी की बात करेंगे तो ये एक शीत मरुस्थल है जो कि मंगोलिया में। गोबी कहाँ पर है? तो शीत मरुस्थल है जो कि मंगोलिया में है, याद रखना है। ठीक है भाई, बात मंगोलिया में याद रखना है। थार मरुस्थल कहाँ पर है? तो आप कहेंगे भारत में। थार मरुस्थल कहाँ पर है? आप कहेंगे भारत में, ये ध्यान रखिए। आगे आ जाए अगले प्रश्न की तरफ। पाकल दुल पन बिजली परियोजना ये कहाँ पर स्थित है? झारखंड में, उत्तराखंड में, जम्मू एंड कश्मीर में या फिर कर्नाटक में? पाकल दुल पन बिजली परियोजना ये कहाँ पर स्थित है? ये आपको बताना है। चलिए जल्दी से सारे मेरे भैया लोग आंसर करेंगे। पाकल दुल पन बिजली परियोजना ये कहाँ पर स्थित है? क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो सी आंसर करिएगा, जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में चिनाव नदी पर। ठीक है, कौन सी नदी पर? तो आप कहेंगे चिनाव नदी पर पाकल दुल परियोजना है। चिनाव नदी पर आपको और कौन कौन सी परियोजना? तो आपको सलाल परियोजना भी चिनाव नदी पर देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा बगलिहार परियोजना भी है, बगलिहार परियोजना भी है और दुलहस्ती परियोजना भी है, तो सलाल परियोजना, बगलिहार परियोजना और दुलहस्ती परियोजना, तो ये 3 परियोजनाएं जो हैं, सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती, ये 3 परियोजनाएं जो हैं ये आपको कहाँ पर? तो जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिल जाएंगी। आपको याद रखना है। और जम्मू एंड कश्मीर में चिनाव नदी पर पाकल दुल परियोजना भी याद रखना। साथ ही साथ आपको याद रखना जो ये चिनाव नदी है
ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी। तो आपसे प्रश्न बनता है कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी? सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी? सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो आप क्या कहेंगे? तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो चिनाब नदी है, जिस पर पाकल दुल परियोजना है। आगे आ जाए अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपड़ फसल नहीं है? नहीं पूछ रहा, आपको इसका ध्यान रखना है। कौन सी एक रोपड़ फसल नहीं है? तो कॉफी नहीं है, गेहूं नहीं है, चाय नहीं है, या फिर रबड़ नहीं है। क्या कहेंगे? तो कौन सी एक रोपड़ फसल नहीं है, बागानी फसल नहीं है, व्यापारिक फसल नहीं है? क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, गेहूं। गेहूं जो है ये रोपड़ फसल नहीं है। ठीक है। अच्छा, गेहूं को आपको याद रखना, जो गेहूं है तो ये किसकी? तो ये रबी की फसल है, ये भी आपको याद रखना। गेहूं किसकी फसल है? तो क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे रबी की फसल है। ठीक है। रबी की फसल कौन कौन सी है? तो क्या कहिएगा? तो आप कहेंगे गेहूं है, गेहूं हो जाएगा, जौ है, गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, ये सब क्या हो जाएगा? तो गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, ये सब क्या है? तो ये सब रबी की फसल है, आपको याद रखना है। रबी की फसल। और गेहूं क्या है? तो ये रोपड़ फसल नहीं है। ऑप्शन संख्या बी आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। NATO का मुख्यालय कहाँ पर है? बताएंगे क्या जाएगा NATO का? तो नाटो आपसे पूछा जा रहा है। NATO आपसे क्या कर रहे हैं? आपसे नाटो पूछा जा रहा है। नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? आप कहोगे नेशनल नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स तो वो तो नासा का हो जाएगा, है ना। नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये नासा का हो जाएगा, तो ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है नासा। नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना कब हो रही है नासा की? आप कहेंगे 1958 में, 1958 में नासा की स्थापना होगी। और ये नासा जो है अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। नाटो की अगर हम लोग बात कर लें तो आप कहेंगे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो की स्थापना होगी, कब होगी? आप कहोगे 1949 में, 1949 में। और इनका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पर? तो इनका हेडक्वार्टर आपको ब्रुसेल्स, बेल्जियम में देखने को मिल जाएगा। नाटो की स्थापना कब हो रही है? 1949 में होगी। और नाटो का हेडक्वार्टर आपको ब्रुसेल्स, बेल्जियम में देखने को मिल जाएगा, आपको ध्यान रखना है। न्यूयॉर्क में अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूयॉर्क में किसका किसका हेडक्वार्टर है, तो न्यूयॉर्क में किसका किसका हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछ ले तो आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ का है, UNO का है, इसके अलावा यूनिसेफ का है ना। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर भी आपको न्यूयॉर्क में देखने को मिल जाएगा। UNDP की बात कर ले, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, तो ये सब का हेडक्वार्टर आपको कहाँ पर? न्यूयॉर्क में देखने को मिल जाएगा। पेरिस में आपको यूनेस्को का हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। पेरिस में आपको यूनेस्को का हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। ठीक है। आगे आ जाए अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? क्या कहेंगे? 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो पहले कितनी भाषाएं थी? तो पहले आप कहोगे 14 भाषाएं थी। पहले कितनी भाषा थी? आप कहेंगे 14 भाषा थी। वर्तमान में आपसे पूछा जाए 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं? आप कहेंगे 22 भाषाएं हैं। कौन कौन सी भाषाओं को किस किस संशोधन से जोड़ा गया? 21वें संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 21वें संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वें संशोधन 1992 के द्वारा नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी को जोड़ा गया। नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी को जोड़ा गया। नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी को जोड़ा गया। और इसके बाद एक और संशोधन होगा 92वां संशोधन। 92वां संशोधन 2003 के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा जाएगा। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, तो इस तरीके से कुल 4 भाषाओं को जोड़ा जाएगा, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? कुल भाषाओं की संख्या आप कहेंगे 22 है। पहले 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा एक भाग नहीं है? तो डेली मॉर्निंग में पॉलिटी की थ्योरी क्लास चलती है और वहां पर अभी हाल ही में हम लोगों ने प्रस्तावना को बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो प्रस्तावना पर हम लोगों ने थ्योरी क्लास को किया था और हम लोगों ने पढ़ा था। और यहाँ पर प्रस्तावना में पूछ रहा है किसका उल्लेख नहीं है, तो क्या कहेंगे? तो धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, प्रजातांत्रिक, इन सारी चीजों का उल्लेख किया गया, संघात्मक का उल्लेख नहीं किया गया। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा?
तो डी आंसर करेंगे, क्या आ जाएगा, संघात्मक शब्द का उल्लेख नहीं किया गया। याद रखेंगे, फेडरलिज्म शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। बाकी धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता, समाजवाद और लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक चीजों की बात की गई है। संघात्मक का प्रयोग नहीं किया गया। संघात्मक होगा, ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। आगे आ जाए, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक स्थान होता है व्याख्यान का, श्रव्य दृश्य का, कार्य निर्धारण का, या फिर वाद विवाद का। तो ये प्रश्न तो हम लोग कर चुके हैं, है ना। प्रश्न यूपी टेट में प्रश्न बहुत रिपीट होते हैं और इसीलिए हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को किया है। और अब देखेंगे हम लोग, अब हम लोग देख रहे हैं कि प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार प्रश्नों को पूछा जा रहा है ना। घुमा फिरा के प्रश्न जो है वो हमारे सामने आ रहे हैं। ये प्रश्न हम लोगों ने कल वाले सेशन में किया था और यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो सबसे महत्वपूर्ण श्रव्य और दृश्य संसाधन है, ऑडियो विजुअल एड्स है। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो बी आंसर हो जाएगा। चीजों को, जिन चीजों को हम देखते सुनते हैं, ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आगे आ जाए अगले प्रश्न की तरफ। उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा विषय सामाजिक विज्ञान में शामिल नहीं है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में 4 विषय शामिल हैं। कौन कौन से, आप कहोगे राजनीति शास्त्र है, इतिहास है, भूगोल है और अर्थशास्त्र है। तो 4 विषय शामिल हैं, ठीक है, 4 विषय शामिल हैं। अर्थशास्त्र है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, भूगोल है, हिस्ट्री है, इतिहास है और पॉलिटिकल साइंस राजनीति शास्त्र है। इनमें फिलॉसफी नहीं है। फिलॉसफी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, सोशोलॉजी हो गया, ये सब नहीं है। ऑप्शन संख्या क्या करेंगे, तो बी आंसर करेंगे, दर्शन शास्त्र नहीं। आगे आ जाए, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। देखो, संविधान सभा के जब भी अध्यक्षों की बात आती है, संविधान सभा के जब भी अध्यक्षों की बात आती है, तो आपके सामने 2 लोग निकल करके आते हैं। एक निकलते हैं स्थायी अध्यक्ष और दूसरे होते हैं अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है। एक होते हैं स्थायी अध्यक्ष और एक होते हैं अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो अस्थायी अध्यक्ष कौन है, तो आप कहेंगे सच्चिदानंद सिन्हा है। अस्थायी अध्यक्ष की बात करेंगे कौन है, तो आप कहेंगे सच्चिदानंद सिन्हा है। और स्थायी अध्यक्ष की बात करेंगे कौन है, तो आप कहेंगे राजेंद्र प्रसाद है। अस्थायी अध्यक्ष की बात करें कौन है, तो आप कहेंगे राजेंद्र प्रसाद है। आपसे स्थायी अध्यक्ष पूछा जा रहा है, अस्थायी अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद जी अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाता तो आप क्या कहते, तो आप सच्चिदानंद सिन्हा कहते। आपसे स्थायी पूछा है तो आप राजेंद्र प्रसाद कहेंगे, ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। आगे आ जाएंगे प्रश्न की, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके समस्त कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं। राष्ट्रपति जब नहीं होते हैं, है ना, राष्ट्रपति महोदय किसी कारण से मान लीजिए छुट्टी पर हैं या फिर अनुपस्थित हैं या फिर उनका पद खाली है, उनकी मृत्यु हो गई या फिर किसी अन्य कारण से उनका पद खाली है, तो उनके स्थान पर कौन काम करेगा, तो क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे जो उपराष्ट्रपति होते हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ये क्या करेंगे, ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, जो उपराष्ट्रपति होते हैं, ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, बी आंसर करेंगे, ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ, निम्नलिखित में से किस नाभिकीय संधि का भारत सदस्य है। बताएंगे क्या आ जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो किस नाभिकीय संधि का भारत सदस्य है, क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे तो ऑप्शन संख्या सी आंसर करिएगा, पीटीबीटी, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो पीटीबीटी जो है इस नाभिकीय संधि का भारत सदस्य है। ऑप्शन संख्या सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे आ जाए, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न, हाल ही में कहाँ शांति स्थापना हेतु भारतीय सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र पदक मिला है। तो कहाँ पर शांति स्थापना करने के लिए भारतीय सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र पदक जो है दिया गया है, क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, दक्षिणी सूडान हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पर शांति स्थापना हेतु, तो आप कहेंगे दक्षिणी सूडान में शांति स्थापना करने के सफल प्रयास के लिए भारतीय सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र पदक दिया गया। ऑप्शन संख्या बी आंसर हो जाएगा। हम लोग प्रीवियस ईयर के प्रश्न कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको कुछ, है ना, पुराने प्रश्न भी देखने को मिल जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ का अभिकरण नहीं है, बताएंगे क्या आ जाएगा, तो कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अभिकरण नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या कहेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, खाद्य एवं कृषि संगठन है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है। आपसे पूछ रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अभिकरण नहीं है, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या आ जाएगा, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या आ जाएगा,
तो आप कहोगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ का अधिकरण नहीं है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, डी हो जाएगा। संयुक्त जो ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इनकी स्थापना कब होगी, तो आप कहेंगे 1946 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना होगी। और इनका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पर, तो इनका हेडक्वार्टर आपको द हेग नीदरलैंड में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कहाँ पर, तो द हेग नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय आपको देखने को मिल जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, क्या कहेंगे, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है। न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है, क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे 9 वर्ष का होता है। ठीक है, 9 वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है। अगर आपसे पहले भारतीय पूछ ले कि पहले भारतीय कौन है, पहले भारतीय कौन है, तो फिर आप क्या कहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में आपसे पूछ ले पहले भारतीय कौन है, तो आप कहेंगे नगेंद्र सिंह है। ठीक है, कौन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय नगेंद्र सिंह है, ये ध्यान रखना। आगे आ जाए अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा उर्वरक किसान खाद के नाम से जाना जाता है, कौन सा उर्वरक है जो किसान खाद के नाम से जाना जाता है, यह बताना है आपको। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या आ जाएगा, चलिए जल्दी से बताएंगे। तो कौन सा उर्वरक है जिसे किसान खाद के नाम से जानते हैं, कैल्शियम नाइट्रेट है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है, अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट, क्या कहिएगा, ऑप्शन संख्या बी आंसर हो जाएगा, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। ऑप्शन संख्या बी आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगले प्रश्न का, 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में पानी की कुल मात्रा कितनी होती है, 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में, 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में पानी की कुल मात्रा कितनी होती है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या जाएगा, बताएंगे क्या हो जाएगा, तो 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में पानी की कुल मात्रा कितनी होती है, तो क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे 1 लाख लीटर। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो सी आंसर करिए, क्या आ जाएगा, तो सी आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे आ जाए अगले प्रश्न की तरफ। केले का कायिक प्रवर्धन होता है बीज के द्वारा, तने के द्वारा, पत्ती के द्वारा, शकर के द्वारा, क्या आ जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या आ जाएगा बताइएगा। तो केले का कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, केले का कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, बीज के द्वारा, तने के द्वारा, पत्ती के द्वारा, शकर के द्वारा, आप कहेंगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, तने के द्वारा। ठीक है, केले का कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, आप कहेंगे तने के द्वारा, ऑप्शन संख्या बी आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आ जाइए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक तीव्र आर्द्रताग्राही होता है, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट या फिर यूरिया, आपसे पूछा जा रहा है। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक तीव्र आर्द्रताग्राही होता है, क्या कहेंगे, आप कहिएगा यूरिया। ऑप्शन संख्या डी आंसर हो जाएगा, यूरिया। आगे आ जाए अगले प्रश्न की तरफ। खेतों में हरी खाद वाली फसल की पलटाई की उपयुक्त व्यवस्था कौन सी होती है, क्या हो जाएगा, तो खेतों में हरी खाद वाली फसल की पलटाई की उपयुक्त व्यवस्था या अवस्था कौन सी होती है, प्रारंभिक अवस्था, फूल आने से पूर्व की अवस्था, फूल आने के पश्चात की अवस्था या फिर परिपक्व अवस्था। तो क्या कहेंगे, तो खेतों में हरी खाद वाली फसल की पलटाई की उपयुक्त अवस्था क्या होती है, तो आप कहेंगे फूल आने से पूर्व की अवस्था। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, बी आंसर करिएगा, बी आंसर। आगे आ जाए, फल के रस में चीनी की सांद्रता मापी जाती है चीनोमीटर से, पोटोमीटर से, रिफ्रैक्टोमीटर से, टेंड्रोमीटर से, क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो फलों के रस में चीनी की सांद्रता को मापा जाता है, फलों के रसों में चीनी की सांद्रता को किससे मापा जाता है, क्या कहेंगे, तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कहिएगा, रिफ्रैक्टोमीटर से। ठीक है, किससे, तो ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, रिफ्रैक्टोमीटर से। जेली बनाने में पैक्टिन का मुख्य कार्य क्या है, क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो जेली बनाने में पैक्टिन का मुख्य कार्य क्या है, फलों के रस को मीठा बनाना, फलों के रस को साफ करना, फलों के रस का थक्का बनाना, फलों के रस को रंगीन करना। तो जेली बनाने में जो पैक्टिन का जो सबसे मुख्य कार्य है वो क्या होता है, आप कहेंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, फलों के रस का थक्का बनाना। ऑप्शन संख्या सी आंसर हो जाएगा। आगे आ जाए, टमाटर का रंग लाल रंग किस रंजक के कारण होता है, तो ये प्रश्न तो कई बार पूछा गया है। टमाटर का रंग लाल किसके कारण होता है, क्या कहिएगा, टमाटर का रंग लाल किसके कारण होता है, एंथोसाइनिन के कारण, साइनाइड के कारण, जैंथोफिल के कारण, लाइकोपिन के कारण, क्या कहेंगे, तो टमाटर का रंग लाल जो है ये लाइकोपिन के कारण होता है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो डी आंसर करेंगे। आगे आ जाए, नींबू
नींबू का फल प्रचुर स्रोत है टार्ट्रिक अम्ल का, मैलिक अम्ल का, साइट्रिक अम्ल का, एसिटिक अम्ल का। तो नींबू की हम लोग बात करें तो नींबू का जो फल है ये किसका प्रचुर स्रोत होता है, बताएंगे क्या जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या जाएगा, आप कहेंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा साइट्रिक अम्ल का। ऑप्शन संख्या क्या जाएगा, तो सी आंसर करेंगे साइट्रिक अम्ल का। टार्ट्रिक अम्ल की अगर हम लोग बात करें, टार्ट्रिक अम्ल तो आपको जो है कहाँ पर, टार्ट्रिक अम्ल जो है ये आपको आपको इमली में देखने को मिल जाएगा। एसिटिक अम्ल की बात करें तो ये तो आपको सिरके में देखने को मिल जाएगा। एसिटिक अम्ल कहाँ पर आपको सिरके में देखने को मिल जाएगा, टार्ट्रिक अम्ल आपको इमली में देखने को मिल जाएगा। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है, नागपुर में, पुणे में, बेंगलुरु में, लखनऊ में। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है, क्या हो जाएगा, क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे नागपुर में। ऑप्शन संख्या क्या जाएगा, ए आंसर करिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। संगीत में समान गति के सतत प्रवाह को क्या कहते हैं, लय कहते हैं, ताल कहते हैं, सम कहते हैं, छंद कहते हैं। तो संगीत में समान गति के सतत प्रवाह को, संगीत में समान गति के समान प्रवाह को क्या कहते हैं, क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करिएगा। चलिए जल्दी से सारे मेरे भैया लोग आंसर करेंगे, और एक बार बाद में जितने मेरे भैया लोग जुड़े हैं तो सभी लोगों से निवेदन करूंगा सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि बाकी साथियों तक सेशन पहुंच सके। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए आंसर करेंगे, लय कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, तो लय कहेंगे। अगले प्रश्न पर आ जाओ। झंडा गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा के रचयिता कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर, श्यामलाल गुप्त पार्षद, हरिवंश राय बच्चन, हरिशंकर प्रसाई। कई बार ये सारा प्रश्न पूछा गया है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया, कई बार हम लोगों ने रिवाइज भी किया है, कई बार हम लोगों ने इस प्रश्न को दोहराया भी है। तो झंडा गीत की बात करें, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये किसका, तो ये आप कहेंगे श्यामलाल गुप्त पार्षद। ऑप्शन संख्या क्या जाएगा, तो बी आंसर करेंगे। ठीक है, क्या जाएगा, तो श्यामलाल गुप्त पार्षद हो जाएंगे, ऑप्शन संख्या बी। रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक का नाम क्या है, तो आप कहोगे गीतांजलि इनकी पुस्तक का नाम है। और गीतांजलि पुस्तक में ही आपको हमारा जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन आपको देखने को मिलेगा। और इसी गीतांजलि पुस्तक के लिए 1913 में इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया है, नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पाने वाले पहले भारतीय, पहले एशियाई व्यक्ति हैं, आपको याद रखना है। आगे आ जाए अगले प्रश्न की तरफ। थायराइड से निकलने वाला हार्मोन कौन सा होता है, बताइएगा क्या जाएगा। तो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है थायराइड से निकलने वाला हार्मोन कौन सा होता है, तो पैराथाइक्लिन होता है, थायरॉक्सिन होता है, इंसुलिन होता है, इनमें से कोई नहीं। क्या कहेंगे, आप कहेंगे थायराइड से निकलने वाला हार्मोन जो है ये थायरॉक्सिन होता है। इंसुलिन की अगर हम लोग बात करें तो ये तो आपको आग्नेयाशय से देखने को मिलेगा, है ना, कहाँ से, तो ये आपको आग्नेयाशय से देखने को मिलेगा। और आग्नेयाशय के संदर्भ में हम लोगों ने पढ़ा है कि आग्नेयाशय जो है ये अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथियों का काम करता है। अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथियों का काम करता है कौन, आग्नेयाशय करता है। और आग्नेयाशय से ही इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है, और ये इंसुलिन जो है ये मधुमेह को, डायबिटीज को नियंत्रित करने का काम करता है। आगे आ जाए। जल के माध्यम से भोजन पकाने की विधि निम्नलिखित में से कौन सी है, खदकाना है, उबालना है, स्टीविंग है, उपयुक्त सभी है। तो जल के माध्यम से भोजन बनाने की जो विधि है ये क्या है, क्या कहेंगे, बताएंगे क्या हो जाएगा। तो जल के माध्यम से भोजन बनाने की जो विधि है ये सभी है, उपरोक्त क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ऑप्शन संख्या डी आंसर करेंगे। जल के माध्यम से भोजन बनाने की जो विधि है ये सारे हो जाएंगे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो डी आंसर करिएगा। आगे आ जाए अगले प्रश्न की तरफ। ढोकला बनाने में प्रयुक्त विधि कौन सी है, तो ढोकला अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कहाँ पर, तो ढोकला जो है ये गुजरात में है ना। ढोकला कहाँ पर, तो आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे गुजरात का व्यंजन है, गुजरात का व्यंजन है। और ढोकला बनाने में किस विधि का प्रयोग करते हैं, तो खमीरीकरण का, उथली चिकनाई विधि का, गहरी चिकनाई विधि का, या फिर उबालना का। ढोकला बनाने में किसी विधि का इस्तेमाल करते हैं, क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, खमीरीकरण का। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, ए आंसर करेंगे, खमीरीकरण। ठीक है, तो ढोकला जो है ये आपको गुजरात में। 2 वर्ष से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को क्या कहते हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, या फिर प्रौढ़ावस्था। तो अगर आपने जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को पढ़ा होगा, जीन पियाजे के आपने जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट को, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को पढ़ा होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा कि जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को 4 भागों में बांटा है। और इनका जो पहला जो स्टेज है वो 0 से 2 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए है, जिसको इन्होंने शैशवावस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था भी कहा है, सेंसरी मोटर एज भी कहा है।
ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, ए आंसर करेंगे। तो आपसे 2 से 6 वर्ष की आयु कह रहा है, सॉरी 2 से 6 वर्ष की आयु कह रहा है, तो 2 से 6 वर्ष की आयु, 0 से 2 वर्ष की आयु जो है वो शैशवावस्था हो जाएगा, और 2 से 6 वर्ष की जो अवस्था है, 2 से 6 वर्ष की जो अवस्था ये किसमें, तो ये तो बाल्यावस्था में आ जाएगी। ठीक है, किसमें, तो 2 से 6 वर्ष की जो अवस्था ये किसमें आ जाएगा, तो ये आप कहेंगे बाल्यावस्था में आ जाएगा, ध्यान रखेंगे बाल्यावस्था में। ठीक है, चलिए आगे आ जाए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, जल प्रदूषण का कारण क्या है, बताएंगे क्या आ जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या आ जाएगा, चलिए जल्दी से बताएं क्या आ जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे, इस प्रश्न का आंसर करेंगे सारे मेरे भाई बहन। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे, तो जल प्रदूषण का कारण क्या होता है, क्या हो जाएगा भाई, बढ़ती जनसंख्या, कीटनाशक, मनुष्य के क्रियाकलाप, उपर्युक्त सभी, क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे उपर्युक्त सभी है। मनुष्य के जो क्रियाकलाप हैं ये भी जल प्रदूषण के कारण है, कीटनाशकों का प्रयोग ये भी है, और बढ़ती जनसंख्या के कारण कुछ न कुछ गंदगियां तो होंगी, तो ये भी जल प्रदूषण का कारण है। तो ऑप्शन संख्या डी आंसर करेंगे, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। आगे आ जाए, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है, शारीरिक विकास करना, मनोवैज्ञानिक विकास करना, मानसिक विकास करना, उपर्युक्त सभी। तो क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे, तो शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, आप कहेंगे उपरोक्त सभी होता है ना। शारीरिक विकास करना है, साथ ही साथ मनोवैज्ञानिक विकास भी करना है, मानसिक विकास भी करना है। ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, उपयोग सभी हो जाएगा। बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी कौन है, क्या कहेंगे, तो पीवी सिंधु है, सानिया मिर्जा है, दीपा कर्माकर है, या फिर द्युति चंद है। तो बैडमिंटन से आपसे पूछ रहा है, तो आपने देखा होगा पीवी सिंधु और साइना नेहवाल को, है ना। पीवी सिंधु और साइना नेहवाल जो है, पीवी सिंधु और साइना नेहवाल जो है, तो ये बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी हैं, तो ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। आगे आ जाए, दालों में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, प्रोटीन है, विटामिन है, फटा जो है फैट है, वसा है, या फिर खनिज है। क्या आ जाएगा बताएंगे, दालों में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे प्रोटीन है ना। और दाल का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है, तो आप कहेंगे भारत में मध्य प्रदेश करता है ना। और अगर आपसे दलहन अनुसंधान संस्थान पूछ ले, दलहन अनुसंधान दलहन अनुसंधान संस्थान अगर आपसे पूछ ले, तो दलहन अनुसंधान संस्थान आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे दलहन अनुसंधान संस्थान तो कानपुर में है ना। दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, आप कहेंगे कानपुर में है। और दलहन से कौन सी क्रांति है, तो दलहन तिलहन सरसों से पीली क्रांति संबंधित है। दलहन तिलहन सरसों से कौन सी क्रांति, आप कहेंगे पीली क्रांति है। दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर। दलहन के दाल के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश, और दाल में प्रोटीन पाया जाता है, ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। आगे आ जाए अगले प्रश्न की तरफ, एलएसडी के सेवन से क्या होता है, बताएंगे क्या जाएगा, एलएसडी के सेवन से क्या होता है, क्या कहेंगे, कैंसर होता है, किडनी का रोग होता है, यकृत का रोग होता है, मानसिक विभ्रम होता है। क्या हो जाएगा, तो एलएसडी अगर हम लोग बात करें, ये एक तरीके का ड्रग्स है, और इसका सेवन करने से मानसिक विभ्रम होता है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो डी आंसर करेंगे, क्या आ जाएगा, तो डी आंसर करेंगे। आगे आ जाए अगले प्रश्न की तरफ, व्यायाम का लाभ क्या होता है, रक्त प्रवाह में वृद्धि होती है, भूख लगना होता है, फुर्तीलापन होता है, उपयुक्त सभी होता है। क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे सभी हो जाएगा। एक्सरसाइज करने से क्या होगा, फुर्तीलापन रहता है, एक्सरसाइज करेंगे तो भूख भी लगेगी, और रक्त प्रवाह जो है आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है, तो ये भी सही रहेगा, तो उपयुक्त सभी होगा, ऑप्शन संख्या डी आंसर करिएगा। वृत्त आरेख उपयोगी है, एक प्रतिरूप को प्रदर्शित करने के लिए, विभिन्न मात्राओं की तुलना करने के लिए, समग्र के संबंध में किसी एक के मूल्य को प्रदर्शित करने के लिए, ऐतिहासिक अवधि की विशेषताओं को दर्शाने के लिए। क्या हो जाएगा, तो वृत्त आरेख के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें, तो ये किसके लिए उपयोगी है, क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे विभिन्न विभिन्न मात्राओं की तुलना करने में ये महत्वपूर्ण है। विभिन्न मात्राओं की तुलना हम लोग एक साथ कर सकते हैं वृत्त आरेख के द्वारा, ऑप्शन संख्या बी आंसर हो जाएगा। आगे आ जाए अगले प्रश्न की तरफ, सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार पर हाल ही का एनसीएफ आधार पत्रक बल देता है, परीक्षा निष्पादन पर, खुली पुस्तक परीक्षा पर, परीक्षा के समय बैठने की लचीली व्यवस्था पर, सतत आकलन पर। क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो अभी हाल ही में अगर हम लोग बात करें सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार पर एनसीएफ का जो आधार पत्रक है वो किस पर बल देता है, क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे सतत आकलन पर, कंटिन्यूअस असेसमेंट पर। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो डी आंसर करेंगे, सतत आकलन पर। सामाजिक अध्ययन शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो सांस्कृतिक विरासत का विकास करना, राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय समझ विकसित करना, अच्छे नागरिक होना, या फिर उपयुक्त भी। तो सामाजिक विज्ञान अध्ययन का सामाजिक अध्ययन शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो सांस्कृतिक विरासत का विकास करना,
राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय समझ विकसित करना, अच्छे नागरिक बनाना। तो ये सारे हो जाएंगे। ऑप्शन संख्या क्या कहोगे? तो डी आंसर करोगे, सारे ही हो जाएंगे। आगे आ जाए अगले प्रश्न की तरफ। परियोजना कार्य महत्वपूर्ण है क्योंकि यह विद्यार्थियों को रचनात्मक बनाता है, या शिक्षकों को रचनात्मक बनाता है, या करके सीखने और सीखने का महत्वपूर्ण तरीका है, यह विद्यार्थियों के लिए एक क्रियाकलाप के रूप में होता है। तो परियोजना कार्य महत्वपूर्ण है क्योंकि यह क्या करता है? यह चीजों को करके सीखने, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने का एक महत्वपूर्ण तरीका है, करके सीखने का अवसर देता है। ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। आगे आ जाए अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय बहुलतावादी समाज में सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों को सरकार के विचारों को प्रदर्शित करना चाहिए। ओपिनियन बहुसंख्यक की राय को प्रदर्शित करना चाहिए। बहुसंख्यक समुदाय की राय को प्रदर्शित करना चाहिए। विवादास्पद मुद्दों से बचना चाहिए। सभी धर्मों और सामाजिक समूहों को शामिल करना, उनका प्रतिनिधित्व करना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? तो भारतीय बहुलतावादी समाज में सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों को सभी धर्मों और सामाजिक समूहों को शामिल करना चाहिए और उनका प्रतिनिधित्व भी करना चाहिए। ऑप्शन संख्या क्या जाएगा? तो डी आंसर कर देंगे। ठीक है, तो बस आज इतने ही प्रश्नों को करने वाले हैं। उम्मीद करूंगा सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर नहीं किया है तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि ये बाकी साथियों तक ये पहुंच सके, बाकी साथी जुड़ सके, उनके लिए सेशन हेल्पफुल हो सके। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहा करे। और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिख जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो जरूर जुड़ जाएगा, जहां पर आपको क्लास की नोटिफिकेशन और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहती है। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए अभी के लिए बस इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप सभी मेरे 6 भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच।